साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको आर्टिकल 28 तक करा दिया था। ठीक है, आज हम आगे की बात करते हैं। आगे जो आर्टिकल्स आते हैं वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आर्टिकल 2 आते हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। बेसिकली ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यक के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना। अल्पसंख्यक के हितों का क्या करना? संरक्षण करना। किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 29 के अंदर। इसमें होता क्या है कि कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक को इसकी भाषा संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हो नागरिक अनुदान, किसी भी नागरिक अनुदान को इसकी भाषा संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश करने के लिए रोका नहीं जा सकता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो भारत के अंदर चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक में जैन आते हैं, सिख आते हैं। ठीक है, इनके देखो तो ये किसी भी भारत की संस्थान में प्रवेश कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वो किसके तहत है? आर्टिकल 29 के तहत। अगर कोई इन्हें रोकेगा तो ये सीधे कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 29 इनका क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, इसमें ये भी बताया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस आर्टिकल के तहत क्या है कि धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 29 क्या काम करता है? धार्मिक अल्पसंख्यकों को या भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल अगर मैं 30 की बात करूं तो आर्टिकल 30 ये कहता है कि अगर किसी भी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक संस्थान में प्रवेश लेने में या कुछ संकोच पैदा हो रहा है, ठीक है, वो नहीं जाना चाहता, तो वो अपनी संस्थान खुद खोल सकते हैं। सरकार उनको धन देगी। जो भी राज्य सरकार है जो धन स्कूलों को बनाने के लिए देती है वो अल्पसंख्यकों को भी सरकार देगी। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? आर्टिकल 30 कहता है। कौन सा कहता है? आर्टिकल 30। आर्टिकल 31 क्या है? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 है पैतृक संपत्ति की चर्चा है। इसके अंदर किसकी चर्चा है? पैतृक संपत्ति की चर्चा है, जो पहले मूल अधिकार हुआ करती थी, लेकिन संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इस पैतृक संपत्ति को एक कानूनी अधिकार दे दिया गया मूल अधिकार की जगह पर। ठीक है, और कानूनी अधिकार देने के बाद ये कहाँ चला गया? 300 के काम है। ठीक है, तो आज के समय संपत्ति एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 19 के 4 में भी एक संपत्ति की चर्चा की गई है जिसे हम बोलते हैं अर्जित भूमि की चर्चा। कौन सी भूमि? अर्जित भूमि। देखिए, पैतृक संपत्ति का मतलब होता है अपने पिताजी दादाजी से जो संपत्ति चली आ रही है उसे बोलते हैं पैतृक संपत्ति। अर्जित भूमि का मतलब होता है जो आपने मेहनत करके कमाई करके जो जगह ली है वो होती है अर्जित भूमि। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कहते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद या आर्टिकल। ठीक है, संविधान उपचार का अधिकार का मतलब है मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये संरक्षण प्रदान करता है आपके मूल अधिकार के प्रति। आपके मूल अधिकार आपके मिले हुए हैं और वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, इसे जितना भी कानून बनाया गया है उन सब में बड़े हैं आपके क्या? मूल अधिकार। तो आर्टिकल 32 के थ्रू अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए आर्टिकल 32 को मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय बोला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा तथा हृदय को कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 है। लेकिन अगर हम वास्तव में अगर कोई ये कहता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना।
प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय कौन है? आर्टिकल 32। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, वो नागरिकों के मूल अधिकार का संरक्षण करती है और गारंटी प्रदान करती है कि आपके मूल अधिकारों से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। होता क्या है एक्चुअली इसमें, अगर कोई सरकार अपनी तानाशाही पे आ जाए, अगर कोई सरकार आपके मूल अधिकारों को रोके बिना वजह बताए हुए, ठीक है, मूल अधिकार जो हैं वो हर समय हर किसी कंडीशन में आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी या जो पावर है, अथॉरिटी है, वो संसद के पास में होती है। लेकिन संसद भी कुछ सीमित अवधि तक कहें, या देश में जब आपातकाल हो उस समय मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन उसमें आपकी मूल अधिकार का हनन होता है। क्या होता है? मूल अधिकार का हनन होता है। तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट दायर करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? 5 प्रकार की रिट या याचिका देती है। ठीक है, इसी में अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहते तो आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट को मूल अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों के लिए अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जो आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो भी हाई कोर्ट, अगर कानूनी अधिकार का हनन हो रहा है तो भी हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है इस केस में, मूल अधिकार या कानूनी अधिकार को बताने वाले केस में। आई होप ये समझ में आया होगा। आप बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कौन कौन सी रिट जारी कर सकते हैं? तो 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से बन गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से बन गया प्रतिषेध, परमेश्वर से बन गया परमादेश, उसका से बन गया उत्प्रेषण, और अधिकार से बन गया अधिकार प्रेच्छा। अब हम अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। 1-2 बार रिवाइज करोगे ना तो हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हर्बियस कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बियस कार्पस। ठीक है, इसमें क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता दिलाने वाली सबसे बड़ी रिट है। कैसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि जो बंदी है, ठीक है, जो आपने गिरफ्तार किया है बंदा, उस बंदे को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना होता है। ठीक है, अगर 24 घंटे नहीं होते हैं तो क्या लग जाएगा? हर्बियस कार्पस लग जाएगा। आपने जय भीम मूवी देखी है? जय भीम मूवी के अंदर कौन सा केस चलता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जबरन हिरासत के विरुद्ध ये क्या डाली जाती है? रिट डाली जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध एक रिट डाली जाती है। ठीक है, जय भीम मूवी इसी के ऊपर आधारित है पूरी की पूरी। उसके बाद आता है पति। पति से क्या बन गया? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है जब कोई ऊपरी न्यायालय अपनी निचली न्यायालय को ये रिट जारी करती है। इस रिट जारी करने के पीछे का रीज़न होता है जब निचली अदालत अपने अधिकारों का उल्लंघन करके किसी केस का फैसला सुनाती है तो उसके लिए ऊपरी अदालत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ठीक है, तो ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पे रिट जारी करता है, उसे बोलते हैं प्रतिषेध बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है परमेश्वर। परमेश्वर का क्या हो गया? परम आदेश, इसे मैंडेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडेमस बोलते हैं। परमादेश एक नियंत्रण है। क्या है? एक नियंत्रण है। इसके द्वारा क्या करते हैं? न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर होता है ये। ठीक है, किसके ऊपर होता है? सार्वजनिक अधिकारियों के ऊपर होता है, कार्यों से नकारने के संबंध में। जैसे कि परमादेश का मतलब ये होता है कि जो भी अधिकारी है वो अपने टेरिटरीज़ में काम करे, उसे जो अधिकार मिले हुए हैं, जो साइन कर सकता है
और जैसे वो कर सकता है साइन, वो जो उसका काम है सिर्फ वहीं तक वो काम करे। ऐसा नहीं है कि चपरासी है और प्रधानमंत्री के साइन कर रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर वो काम करेगा तो कौन सी रिट डलेगी? परमादेश रिट डलेगी। ठीक है, कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सकती है। कौन सी रिट डलती है? परमादेश डलती है। ठीक है, कहाँ डलती है? न्यायालय द्वारा किसी भी अधिकारी के लिए ये परमादेश वाला हम रिट दायर करवा सकते हैं। उसका क्या मतलब होता है? उत्प्रेषण, सैरिटी ओ रेरी। ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब होता है जब उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है वो अपनी निचली न्यायालय पे, उच्च न्यायालय, निचली न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे उन न्यायालयों के लिए रिट जारी की जाती है। इस रिट में ये होता है जो निचली अदालत से, जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके अंदर जो लंबित मामले हैं, जो बहुत पीछे के मामले पड़े हुए हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो किसी भी मामले को उच्च न्यायालय क्या करता है? पत्र करके या जारी सीधे उससे क्या कर लेता है? ट्रांसफ़र करवा लेता है ऊपर की ओर। तो उसके लिए लगता है उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि ये जो काम करने वाले हैं कि आपने किस अधिकार से ये काम किया। ठीक है, तो अपनी टेरिटरी के अंदर काम करना होता है। जब आप किसी अपनी टेरिटरी के अंदर काम नहीं करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई काम करते हैं, तो उसके लिए कौन सी रिट आती है? अधिकार परीक्षा रिट आती है। ठीक है, आप इसका सिंपल सा एक चीज़ याद रखना, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ठीक है, ये रिट को याद करने का तरीका है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बात करते हैं जो बचे हुए आर्टिकल हैं। आर्टिकल 33 कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद जो है वो सेना, मीडिया और जो गुप्तचर होते हैं, ठीक है, जो रॉ एजेंट होते हैं, उनके अधिकारों को सीमित कर सकती है, मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। आर्टिकल 34 ये कहता है कि सेना का कानून, ठीक है, सेना का कानून भारत के किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। सेना के कानून को मार्शल लॉ कहते हैं और कोर्ट ऑफ मार्शल होता है। सेना में क्या होता है? कोर्ट ऑफ मार्शल होता है। सबसे कठोर कानून जो सेना का कानून होता है, आसपा होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एक्सटर्नल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये सबसे कठोर कानून होता है सेना का। ठीक है, आर्टिकल 35 कहता है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू करने की विधि दी गई है। ठीक है, मूल अधिकारों को लागू करने की विधि की चर्चा है किसके अंदर? आर्टिकल 35 के अंदर। ठीक है, अब देखिए, मूल अधिकारों को स्थायी रूप से प्रतिबंध कौन को लगा सकता है? संसद लगा सकती है, और कुछ समय के लिए प्रतिबंध राष्ट्रपति भी लगा सकते हैं। ठीक है, वोट डालने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे मूल अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं, किसको मिले हैं? भारतीय को। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है लिंग भेद या फिर क्या कहते हैं, धर्म जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होगा सार्वजनिक क्षेत्र पे। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक निर्वाचन में भागिता, सबकी जो सरकारी नौकरी पाने की जो पार्टिसिपेशन है वो सबका एक समान रहेगा। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में कुछ स्वतंत्रता दी गई, जैसे झंडा फहराने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो आर्टिकल 19 में दी गई है। आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 30 में आपका दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने हिसाब से, बहुसंख्यक स्कूलों में जाने में संकोच कर रहे हैं तो वो अपना स्कूल भी खोल सकते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो ये क्या है? ये सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे अधिकार जो भारतीय हैं। क्या है? भारतीय हैं। अब भारतीयों के साथ साथ जो विदेशी नागरिक हैं उनके लिए भी मूल अधिकार हैं कुछ, जैसे 14वां मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 जो है वो इंडियन वालों के लिए भी है, फॉरेन वालों के लिए। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है आपका? कि ये कानून से संबंधित है, एक गलती की एक सज़ा होगी। ठीक है, सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से होनी चाहिए, ये उसके बारे में। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, ये पार्ट आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मूल अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध की। आर्टिकल 23 कहता है कि आप बेगारी नहीं करा सकते किसी भी व्यक्ति से। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है जी? आर्टिकल 25 कहता है कि जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बारे में है। 27 ये कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी संस्थान में, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आई होप आपको ये क्लास आज के समझ में आई होगी।
यहाँ पे मौलिक अधिकार समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप अपना सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।